बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए आज शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी एजेंडे के लिए मजहबी अक़लियतों को निशाना ना बनाया जाए। दूसरी जानिब कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने नैब ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में नुमाया कमी आई है। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब की जानिब से नैब ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मैं मुस्तकबिल में इसके सियासी शख्सियात पर क्या असरात हो रहे हैं उस हवाले से जानना चाहूँगी, या इससे कोई अवामी रिलीफ या फिर हमारी सियासी लीडर्स को कोई रिलीफ मिलने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नैब का जो ऑर्डीनेंस है उस पर तो साइन हो गए, लेकिन ये तरामीमी जो पहले तरामीम हुई थी पार्लियामेंट में वो शायद इससे मुख्तलिफ हैं जो अदालत में हैं। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो ये ऑर्डीनेंस अलग है जिस पे साइन हो गए और ये कानून बन गया, लेकिन वो जो पार्लियामेंट के अंदर तरामीम पार्लियामेंट में हुई थी कि जिसमें यह था कि इतने पैसों तक जो है वो नैब का केस नहीं बनेगा, और वो जो है शायद वो उसका फैसला महफूज है, ये मुझे बताया गया अभी मुख्तलिफ जो माहिरीन कानून है। तो ये अलग है ऑर्डिनेंस, और वो जो तरामीम पार्लियामेंट में हुई थी वो अलग हैं। वो चैलेंज हैं, ये ज़ाहिर है कि एक लॉ बन गया। अच्छा, इसमें अब दो तीन बातें इसमें अहम हैं। मजमूई तौर पर सियासत को हम देखें, एक तो ये है कि अदालतें अब आज भी तेज़ हुई और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि अदालतें हमें फ़ाल भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ छुट्टियां भी हो रही हैं। बहुत सारे जज साहिबान जो हैं वो छुट्टियों पे भी जा रहे हैं बड़ी अदालत। तो उसमें अब देखना ये है कि ये जो अगले चंद हफ्ते हैं, अभी भी सियासी मंजरनामा या कोई सफ़बंदी नहीं है, और सफ़बंदी इसलिए नहीं है, इससे कतई नज़र के वो जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो कमेटी है उसका इजलास कल हो रहा है, एपेक्स कमेटी, और उसमें जो हुकूमत है उसकी पूरी कोशिश है कि जाने से पहले, यानी अपने दौर में इलेक्शंस का ऐलान होने से पहले पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी आ जाए, और इसके लिए ये वो सरमायाकारी है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब फ़ाल हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ फ़ाल हैं और वो अपनी ज़ाती हैसियत में, यानी उसमें आप समझें कि मतलब वो जिन शख्सियात से उनकी मुलाकात हो रही है, जिन लोगों से वे मिल रहे हैं, तो उसमें यहाँ से बाकी वज़रा उनके साथ आपको नज़र नहीं आएंगे। तो सऊदी अरेबिया गए, अब वहाँ से वो क्या कितनी इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाते हैं इस अरसे में, जो कि ये अरसा रह गया है इस हुकूमत का, ये एक बड़ा इम्तहान है। और इसमें अभी ज़ाहिर है कि वो नवाज शरीफ साहब ने एक लॉक चूँकि लगा दिया है, और लॉक वो इस तरह लगाया है, उसकी मैं वजह ही बताता हूँ। एक तो नवाज शरीफ साहब ने लॉक इस तरह से लगाया कि उन्होंने कहा कि मैं अभी जो है वो यानी सबसे अहम जो बात इस वक्त है, यानी अहम तरीन अगर आप कहें, समझें कोई बात जो सामने आ रही है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से भी, वो ये है कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे। मतलब उनकी जो प्लानिंग है पूरी, वो तो नवाज शरीफ साहब होंगे अगले वज़ीर आज़म, ये बात। और बिल्कुल अब उनके खुल के तमाम शख्सियात ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी, बाकी लोगों में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर से चौथे बार वज़ीर आज़म बनने की जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म की जाएंगी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ से जो बात अब तक पब्लिक में हुई वो ये हुई, हम उसी बात को लेके चलते हैं जो सामने हुई। तो पब्लिक में दूसरी बात हुई है कि ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म बने। सवाल ये है कि फिर अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ साहब बनते हैं वज़ीर आज़म, तो नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल क्या बिलावल होंगे? यानी अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन में आमने सामने होते हैं तो नवाज शरीफ साहब को मुकाबला किससे होगा? पीपल्स पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, फिर इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के अगर ज़ाहिर है कि उनके कायद हैं नवाज शरीफ साहब में, तो फिर मरीम नवाज़ कहाँ हैं इस इक्वेशन में? ये मैंने बात आज काफ़ी जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे पूछी कि इस पॉलिटिकल इक्वेशन में
मरीम नवाज साहबा फिर कहाँ पे हैं सर? अगर नवाज शरीफ, क्योंकि हमारे पहले से पहले ये जहन में था कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी जानशीन के तौर पे मरीम नवाज साहबा को आगे किया। मरीम नवाज साहबा जो है वो उनके ऊपर कोई ख़ास पाबंदियाँ वगैरह भी नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि मरीम नवाज साहबा इलेक्शन लड़ें? जब तक नवाज शरीफ साहब जो है उनकी अगर नाअहली रहती है या उनके मसाइल रहते हैं कानूनी, तो पता चला कि नहीं। अच्छा, ये बात थोड़ी सी मेरे लिए जो मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा ये तो फिर बड़ी एक बड़ा फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने कहा है कि मैं ही हूँ और मरीम साहबा उनकी कंपेन करेंगी। यानी ये एक मेरे ख्याल से बड़ी बात है कि मरीम नवाज साहबा ने अपने आप को थोड़ा सा शायद इसमें अपने वालिद के लिए पीछे किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अगर जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल को देखना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब के मुद्दे मुकाबिल बिलावल तो नहीं होंगे। क्या फिर कोई ऐसा फार्मूला बनेगा कि जिसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट हों या मौलाना साहब प्रेसिडेंट हों? मतलब जरदारी साहब को क्या उसमें क्या है? जरदारी साहब ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मतलब बिलावल जो है वो फिर दोबारा, फिर जरदारी साहब खुद भी तो, क्या जरदारी साहब का मुकाबला नवाज शरीफ साहब? तो ये एक थोड़ी सी अभी इसमें वो है। अच्छा, लॉक क्या लगाए नवाज शरीफ साहब ने, उसमें मैं बात करता हूँ ना। लॉक उन्होंने लगा दिए वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं तो जो है वो मेरे अंदर जो खबरें हैं अभी तक, और ज़ाहिर इसकी कोई तरदीद भी नहीं हुई, जो मैंने पहले भी खबर दी थी कि ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं मेरी पार्टी में जम हो जाएँ, जो मर्ज हो जाएँ जी। अच्छा, पार्टी में मर्ज हो जाएं तो इसका मतलब इस पे तो क्यों मानेंगे वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके वो अब देखते हैं ना कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी किस तरह से उसका लॉन्च कैसे होता है, और क्या उसमें जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या परवेज़ खटक साहब आते हैं या अलग से होते हैं, ये कैसे और कब उसका एक बाकायदा उसका उसकी एक लॉन्चिंग होती है। लेकिन लॉक उन्होंने लगा दिया, और वो लॉक लगा दिया पीपल्स पार्टी पे। क्योंकि ये तो बड़ी अजब सी बात है ना कि देखिए अभी नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया चले गए, तो सऊदी अरेबिया से यानी वो प्रोग्राम्स ऊपर नीचे हो रहे हैं ना मुल्क की सूरत हाल के साथ, तो सऊदी अरेबिया से ये भी हो सकता है वापस दुबई आए और दुबई में जाके पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ उनसे मिलें। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएँ और मरीम साहबा इधर आ जाएँ। लेकिन दोनों सूरतों में जो लॉक है वो लॉक लगाया कि उन्होंने कहा कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ वो हमारे अंदर मर्ज हो जाए। अच्छा, ये लॉक लग गया पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मखदूम अहमद महमूद अगर वो अलायंस करते हैं इनके, या मुलाकातें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जरदारी साहब से मिल रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब को गरा गुजरेगी बात। और ज़ाहिर है जरदारी साहब ये नहीं चाहेंगे कि इस मरले पे वो नवाज शरीफ साहब से हट के जो सारा आगे सेटअप बनना है, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा जो एक सियासी फ्रंट है ना, यानी आज हम अदालतें और इस तरफ और मईशत और इस तरफ सबका ध्यान है, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रंट है ना उस तरफ खामोशी है। और खामोशी इसलिए है कि वो जो लॉक है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उसमें अगर खुद आना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब, और अगर फ़र्ज़ करें कि उनकी कानूनी पेचीदगियाँ रहती हैं तो प्लान बी कैसे। अच्छा, और फिर दूसरी बात यह है कि ये देखें आज की मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी गारंटीज़ होती हैं और ये सारी बातें होती हैं, और हमने देखा है कि होती हैं, लेकिन वो नहीं भी होती भी हैं और नहीं भी होती। तो ये ख़ास तौर पे जो बाहर, और ये नवाज शरीफ साहब अच्छी तरह जानते हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी, सब लोग भी जानते हैं। देखें बाहर के ममालिक नहीं चाहते इस मरहले पे ना पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल, वो ज़ाहिर है काबिल तराम हैं तमाम शख्सियात, लेकिन गारंटी तो बहुत बड़ा मसला है। और उसकी वजह ये होती है कि देखें बेनज़ीर भुट्टो साहब को ज़हन में रखें ना कि उस वक्त जो हुआ था मामला, तो यानी बरादर इस्लामी मुल्क भी था उसमें बाकी भी थे, उनकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि अब ना जाएं। बेनज़ीर साहबा जो हैं वो कह रही थी कि नहीं मैं जाऊंगी, मेरे तो कारकुन है। तो इशू ये है कि वो मतलब है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, वो तारीख़ हमारी जो है वो तो उस पर मतलब कुछ इल्म अनसर्टिनिटी है इस वक्त। तो बाहर के जो मुल्क हैं वो कोई इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा कि कैसे हो, क्या इलेक्शन हो, कब हो, क्या हो गया। हाँ, वो एक स्टेबिलिटी, सारे मुल्क देख रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान के अंदर, और ये भी सब देख रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी आए तो उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट्स का दरवाज़ा खुले, और उसके बाद वो जो आपने फ्रंट बहुत सारे खो दिए हैं उन फ्रंट से आप निकलें।
और ये जो IMF का की दलदल, इससे आप निकलें, इसका कोई प्लान बनाएं, माशी प्लान जो कि लंबा आप लॉक करें 15-20 साल का, क्योंकि आप रोज़ कर नहीं सकते। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे आप की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है ना, तो वो कहीं जाके 20-30 साल के बाद, 40-50 साल के बाद आप कहते हैं कि अच्छा यार, दुनिया पहले दो ताकतें थीं जब पाकिस्तान बना, तो लेकिन उसके बाद फिर एक ताकत रह गई सोवियत यूनियन टूटने के बाद, और फिर उसके बाद अब 2 या 3 या मल्टीपोलर दुनिया किस तरह से आ रही है सामने। तो वो मतलब फिर उस लिहाज से पॉलिसीज़ रियासतों की बदलती हैं। इंडिया का भी ऐसे ही हो रहा है। अरब ममालिक को आप देख लें, बाकी देख लें, आज देखें ना, तुर्की और मिस्र के दरमियान तकरीबन 10 साल के बाद ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। उस वक्त ख़राब हो गए थे जब वहाँ पे अखवान की हुकूमत आई थी और तुर्की ने हमायत की थी उनकी, मोहम्मद मुर्सी, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी मरहूम की। तो बहरहाल, तो आज ताल्लुकात बहाल हो गए, सफारत खाने खुल गए, तो रियासतें आगे चल पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के। तो अब ये जो है, ये एक मेरा ख्याल है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि स्ट्रेटजिकली तो हम ठीक जा रहे हैं। ये जो भी मसले हैं, ये सारे अंदरूनी हमारे आपस के, और इनको हमने तय करना है, सब बंदी कैसे होनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ना, अब आज जैसे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत चली गई, तो और एक अदम इस्तेकाम पैदा हुआ, लेकिन उसमें आज एक और बात हुई, और वो ये असद उमर साहब ने आज बल्ले के निशान के लिए अप्लाई कर दिया। अब बज़ाहिर असद उमर साहब की और चेयरमैन साहब की तो वो कुछ कभी कभी खटपट लगती है, लेकिन वो हैं भी, तो उन्होंने अप्लाई की है कि बल्ले का निशान दिया जाए। तो ये अब फिर वही बात, अच्छा उनको रिलीफ भी मिल गई, कुछ रिलीफ मिली, कहीं से नहीं मिली, कहीं से हुआ, कुछ नहीं हुआ, को आगे पीछे दाएं कोई साइंस नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ये कन्फ्यूजन हर तरफ है। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये हर तरफ है। देखें ना, ये जो है, ये कन्फ्यूजन, इसमें देखें ANP ने आज अपने, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि उन्होंने अपने सूबाई अपनी उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया, ये हमारे ANP के ये उम्मीदवार होंगे। तो अभी तक जो है ना, वो पार्टियों को लगता है कि यकीन नहीं आ रहा कि मतलब उन्होंने उनकी हुकूमत को हफ्ता तो नहीं, यानी महीना या 1.5 महीना 2 महीने रह गए हैं, तो उसके बाद जो है उनको भी तो अभी दिल नहीं चाह रहा। मतलब है कि होता है ना कि कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि वाकई यार, वाकई मतलब वाकई मतलब नहीं मतलब वाकई देखिए, फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है ना, तो उनकी हुकूमत है, और उसमें वो यकीनन बहुत सारी बातें देख रहे हैं बैठ के। अच्छा, अब सवाल ये सारा, इस दौरान शहबाज शरीफ साहब भी जिन दिलों में घर करना था उन्होंने वो कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खाली करेंगे, और कर रहे होंगे, मैं उम्मीद तो करता हूँ। अच्छा। करना चाहिए भाई उनके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं ना। देखिए, अब तो इशू ही ख़त्म हो गया ना। देखिए, नवाज शरीफ साहब के ऊपर फिर सारे, इन फैमिली में ये एक बात है हमेशा, मतलब कोई बात हो आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वीटो करते हैं ना, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के सामने जो एक रवायात हैं उनके मुताबिक, तो सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद उतर रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म। यहाँ ये जो इक्वेशन है ना, ये इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन कानूनी मुश्किलात क्या नवाज शरीफ देखें, वो कानूनी मुश्किलात आगे पीछे दाएं बाएं जैसे तैसे करके वो उनकी वकला की टीम ने बताया है ना उनको, और कुछ वो देख भी रहे हैं कि अदालतों का माहौल और ये सारे इशू। मेरा जो कहना ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो यानी एक बात है ना, वो है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म। अच्छा, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, जैसे उनकी कानूनी मुश्किलात और ये सारे जो भी ऑर्डिनेंस वगैरह, ये सारे, सवाल ये है कि उनके सामने कौन खड़ा होगा जी। मतलब नवाज शरीफ साहब के सामने कौन खड़ा होगा, देखिए एक सवाल है ना, क्योंकि जिस शख्स ने खड़ा होना था उसको तो वो तो पता नहीं बाहर होते हैं अंदर होते हैं, उनके लिए तो शर्तें लग रही हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो रोज़ ऊपर नीचे हो रहा है वो उनकी गिरफ्तारी के ऊपर ही हो रहा है। गिरफ्तारी हो गई, इतने 70 रोज़ ऊपर नीचे ये मैं उन्होंने लाइटर नोट कह रहा हूँ, लेकिन बात ये सारी कि ये तो उन्होंने एक तरह से आप समझे ना कि यानी अगर शहबाज शरीफ होते या इवन मरीम साहबा भी होती तो बिलावल साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने खुद जब कह दिया ना कि अगले वज़ीर आज़म, यहाँ पर जो है ना एक मेरी जो लोगों से बात हुई हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें, तो सारे वो सब उनको वो परेशान भी, वो मतलब है कि वो फिर नवाज शरीफ साहब के सामने खड़ा होना इलेक्शन में एक बड़ा इशू है ना,
कि कौन खड़ा होगा। तो ये अभी मैंने आपसे कहा ना, सब बंदियां बड़ी होना ज़रूरी हैं जी। और मरीम साहिबा जो वापस आ रही हैं तो अपने वालिद के लिए कैंपेन चलाने आ रही हैं। तो अब यहाँ अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब बतौर, अच्छा नवाज शरीफ साहब एक इंतहाई पावरफुल, मेरी बात हुई पीपल्स पार्टी के लोगों, उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ साहब इतने पावरफुल वज़ीर आज़म होंगे और वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करना भी जानते हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो शायद जरदारी साहब बन जाए, नवाज शरीफ साहब के साथ जरदारी साहब बैठ के क्या सदारती बिलों में साइन क्या करेंगे? पावर तो है नहीं। मैंने कहा यार ये तो फिर आप कहते हैं यार ये तो कुछ मसला, तो अभी वो सब बंदी जो है ना वो अभी होनी है, असल सब बंदी अभी होनी है जिसका ऐलान होना है। अब वो ये भी हो सकता है कि वापस आए सऊदी अरबिया से दुबई, फिर दोबारा मुलाकात हो, यहाँ से लोग जाएं ये क्लैरिटी के साथ फिर कि कब कैसे, मतलब क्या शक्ल इख्तियार करनी है, क्योंकि हुकूमत तोड़ने से पहले अलग भी तो होना है ना। ये तो नहीं कि आखिरी दिन खुदाफिज़ अस्सलाम वालेकुम कह के अलग हुए तो अगले दिन एक दूसरे के ऊपर, मतलब वो उसकी कोई सब बंदी अभी क्लियर नहीं होनी ना हो रही कि ANP ने कहाँ होना है, मौलाना साहब ने कहाँ होना है, MKM ने कहाँ होना है। तो वो अच्छा अलग भी पहले कोई नहीं हो सकता, हुकूमत गिर जाएगी, वो आखिरी दिन तक रहना भी ये साथ, और फिर उसके फौरन बाद एक दूसरे को इंतखाबी मुहिम में कि वो हम तो ये तुम्हारी वो मतलब तुम्हारे ऐसी की तैसी, तुम ये थे तुम वो थे, हम तो अच्छे थे, मतलब अजीब सा लगेगा ना। तो लेकिन और पीपल्स पार्टी की मफाहमती सियासत है, मुझे नहीं लगता कि वो आप इलेक्शन लड़ना ही मफाहमत कहाँ से आ गई? इलेक्शन लड़के जितनी सीटें पीपल्स पार्टी जीत देखे ना, ऐसे थोड़ी है, इस तरह से तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना। तो और इसमें और फिर अगर ये सिचुएशन बन गई, मफाहमत हुई और बीच में बल्ला हुआ, तो बल्ला तो फिर गन करेगा। हाँ बल्ला अपनी जगह मौजूद है, बल्ला तो कहता रहेगा ना हाँ देखो मैं हूँ, ये बल्ला छलांगे, बल्ला तो है ना अपनी जगह। अगर बल्ले के लिए अप्लाई कर दिया तो ये भी एक मसला है कि भी बल्ला होगा नहीं होगा क्या होगा। ये एक परेशानी की बात है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उधर मफाहमत हो गई, इधर बल्ले ने का देखो, बल्ले में से लोगों ने पेपर उठाया, आवाज आ रही है बल्ले में से, कागज बोल रहा है, फिर क्या देखे ना, कागज में से आवाज आ रही है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करेंगे आप? तो मसला ये है कि ये अभी सब बंदियां होना बाकी हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, मैं जो अच्छी बात है ना वही कह रहा हूँ कि हम देखें निकल रहे हैं अब, यानी कहीं पर तो ये जाके रुक रही है ना चीज़ें, कहीं जाके ये अफरा तफरी ये सारा कुछ ख़त्म होगा इंशाल्लाह। और जब जाहिर है कि एक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है मईशत को ठीक करने के लिए, और ये हो जाएगा। अब जो भी है आगे हम इससे निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं इसमें 2-3 बातें तेज़ी के साथ, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी थे, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, शी जिनपिंग भी थे, पुतिन पहली दफ़ा बोले, ठीक है, और ईरान शामिल हो गया SCO के अंदर, नवा रुकन ईरान। अच्छा अब ये SCO, मैं पहली बात कह रहा था ना कि SCO जो है वो बड़ा अजब सा एक फोरम ऐसा बन गया है जो जिसमें एक ऑड पोजीशन हमारे पड़ोसी इंडिया की हो गई है। तो ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये हकीकतन है। SCO में जब इंडिया आया था ना तो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो ये था कि जी सेंट्रल एशिया स्तान्स तक जो है ना रसाई हासिल हो। दूसरा ये था कि पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान से, ठीक है ना, चाबहार से जो ये जो साउथ नॉर्थ इंटरनेशनल ये जो आपका रास्ता है ये आगे जाए आज़रबाईजान से गुजरता हुआ। अब हुआ ये है लेकिन इसमें कि इसमें गड़बड़ सारी ये हो गई है कि वो तो पूरी दुनिया ही तब्दील हो गई है ना। अब वो ईरान जो है वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है वो भी, और फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा अरसे तक इसको जो है, अब देखें ना ये आप शुरू में तो ये था कि जी ये जाएगा बंदर अब्बास, उसके बाद बाकू आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ, फिर उसके बाद इसने मॉस्को जाना था, फिर सेंट पीटर्सबर्ग जाना था, फिर बाल्टिक ना, तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आगे इसमें पेशरफ्त हो रही है। ऑल्दो की बातचीत चलती रहती है लेकिन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पे चाइना का और बाकी मुल्कों का कि उसमें, और दूसरा ब्रिक्स जो मैंने कल भी बात की थी कि ब्रिक्स का फ्यूचर और SCO का फ्यूचर जो है, ब्रिक्स तो इंटरनेशनल लेवल पे बना था ना, ये SCO बना था लोकल लेवल पे कि जी रीजनल लेवल पे होगा, लेकिन दोनों ही जो फोरम्स हैं ना उसमें कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा फिर एक और बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो चाइना की देखें सेक्रेटरी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका की येलन, वो जा रही हैं चाइना। अच्छा और चाइना उनके जाने से पहले जो है वो चाइना ने जो है वो 2 मज़ीद जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स गैलियम और जर्मेनियम,
इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा बता दूं, इसमें कोई डिटेल में जाए बगैर, कि जो मेटल्स हैं, ये धातें, ये टेलीफोन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये बल्ब्स हैं, ये एसी, टीवी की स्क्रीन एलसीडी, तो ये जितनी टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, लेज़र, ये आपकी जितनी टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों के अंदर, और दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे जा रही है ना, तो उतनी ही ये रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो दुनिया में रेयर हैं, वो दुनिया में रेयर नहीं है। वो उनको रेयर इसलिए कहते हैं कि वो एक जगह नहीं होती हैं, आपको उनको रिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। एक प्रोसेसिंग है जिसके ज़रिए आप उनको रिफ़ाइन करके फिर आप उसको किसी इस्तेमाल के काबू करते हैं। टेक्नोलॉजी आपको चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ये 17 हैं, और अगर हम ये केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखें तो इसमें ये हमें 51 से 71 तक जो है हमें ये मिलती हैं, और उसमें फिर 2 अलग हैं, ठीक है। 2 को हम सेपरेट कर लें, यानी स्कैंडिनियम जो कि 21 जिसका एटॉमिक नंबर है, और यूट्रियम, तो ये हम अलग कर दें तो फिर हमको ये बिल्कुल ये 57 से 71 तक, 57 से 71 तक ही हमें एक ही नंबर में ये सारी मिलती है जी। 2 ऊपर के छोड़ दें तो बाकी नीचे जो है वो 51 से लेके और 57 से लेके और 71 तक ये नंबर ऊपर नीचे हैं। और ये अब इसमें जो है, इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने 2, यानी अब ये सबसे ज़्यादा दुनिया में कहाँ पे हैं, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में रिफ़ाइन होके ये कहाँ पे हैं, किस मुल्क में हैं, किस जजीरे में हैं, किस शहर में हैं, ये सबसे ज़्यादा, यानी है तो पाकिस्तान में भी, लेकिन इशू ये कि पाकिस्तान में ये जो है ये मतलब ये इनको हमने रिफ़ाइन नहीं किया हुआ। कोई 12 मेटल्स ऐसी हैं 17 में से जो पाकिस्तान के अंदर निकाली जा चुकी हैं आज तक, लेकिन इन्वेस्टमेंट आए, एक्सपर्ट्स आए तो वो देखें बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, केपी में, बाकी जगहों पे कि ये, और इसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो तो ये जो राइटर्स की खबर है ना, जो चार्ट नंबर 1 है, न्यूज़ नंबर 1 है कि बीजिंग जैब्स इन यूएस चाइना टेक फाइट विद चिप मटेरियल एक्सपोर्ट कर्ब्स, ठीक है ना। तो ये उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। 2, यानी चाइना के पास सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है दुनिया में, जो मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा ये प्रोसेसिंग होके बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, और बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, बड़े बड़े वहाँ पे जो है वो वहाँ पर इनकी और फिर इससे रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी बनते हैं। एक मैग्नेट है ना जो मकनातीस है, तो मकनातीस को आप देखें ना, कुछ अर्से के बाद उसकी वो ख़त्म हो जाती है, यानी उसकी जो कशिश है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी ये उसको बनाते हुए अगर आप उसमें थोड़ा सा ये रेयर अर्थ मेटल डाल दें तो ये फिर उसकी लंबी लाइफ, और वो जो उसकी जो स्पिन करता है इंजन्स के अंदर, उसकी वो लंबा, वो उसकी जो है वो लंबी ज़िंदगी उसकी हो जाती है, ठीक। तो ये जो अब जो मैग्नेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं डिफेंस में, ड्रोन्स में, मिसाइल्स में, ये हर जगह, बहुत जगहों पे डिफेंस साइबर के अंदर, साइबर वॉरफेयर में, तो उसमें ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स के अंदर जो मेटल डालते हैं वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स के अंदर जो मेटल डालते हैं वो रेयर अर्थ मेटल होती है। तो वो उसको अगर आप डाल दें तो वो मैग्नेट भी फिर कमाल का हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा, अब सबसे ज़्यादा जो ज़खायर हैं वो चाइना में है, और चाइना में है। और अगर आप इसका मैप देखें तो चाइना के बाद अब ये जो बल्ब हैं उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कैटलिस्ट जो हैं उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, पेट्रोलियम एजेंसी में, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये स्मार्ट मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो हैं ये सेंसर्स के अंदर, ये आप समझ रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ये लेज़र्स के अंदर, ये टीवी LCDs, ठीक है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हर जगह। ये इसके बगैर अगर ये अच्छा सबसे ज़्यादा जो हैं ये कहाँ पे है दुनिया में ये रेयर अर्थ मेटल्स, वो है चाइना के पास। अच्छा, चाइना के पास अगर आप इसको वही देखें उसी चार्ट को दोबारा, तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा हैं। और ये जो दोनों के दरमियान टेक वॉर, चाइना के बाद वियतनाम, वियतनाम के ब्राज़ील, ब्राज़ील रशिया, रशिया के बाद फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ग्रीनलैंड, फिर यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी नीचे है इस लिस्ट में। अगर आप देखें ना तो US काफ़ी पीछे है। अच्छा, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है अब वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि भाई ये पाबंदी लगाते हैं तो चाइना वहाँ से मेटल्स की पाबंदी लगा देता है। अब मेटल्स को अगर आप नहीं मंगाएंगे वहाँ से चाइना से तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो इसीलिए वो
जो अमेरिका ने बात की कि भाई वहाँ से चूँकि पाबंदियाँ लग रही हैं तो इसलिए हम ये इन्वेस्टमेंट कर दें, ये मिक्रॉन कंपनी के ऊपर जो पाबंदी लगी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ आके उन्होंने डील किया, लेकिन वो अभी तक वो चाहते हैं कि हमारी किसी तरह से जो हमारा यानी ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है ना, ये ना शुरू हो जाए चाइना के साथ, क्योंकि लेकिन चाइना जो है वो फिर तो बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि वो दोनों चीज़ों को साथ ही मिलाता है। ये शुरू एक्चुअली ट्रम्प दौर में ही हुआ था कि जी अब उनकी पाबंदियां लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, लेकिन अब उसमें अब कोविड के दिनों में लेकिन अब उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बगैर वहाँ पर महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी है, ये डेट सीलिंग का चक्कर भी पिछले दिनों चला है, बाकी मामला भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जाना पड़ा है। दूसरी बात लेकिन तो एक तो ये है कि ये ऑड जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि SCO ब्रिक्स के अंदर अब ये ऑड है, ऑड मेंबर है इंडिया, और इसीलिए वो देख रहा है कि अब कैसे हम निकलें और अमेरिका के साथ कहाँ तक जाएं कि जिसके नतीजे में रीजन, अब ये बड़ी अजीब सी बात थी, ये रशियंस को, चाइनीज़ को, बाकी लोगों को इन्होंने पाकिस्तान और जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब बस उन्होंने कह दिया वर्चुअल होगा। 30 मई को अचानक बता दिया कि वर्चुअल समिट होगी, कोई यहाँ पे ना आए, और कोई नहीं गया वहाँ, क्योंकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दौरा करना था अमेरिका का, तो कोई अच्छा मैसेज नहीं गया बतौर मेज़बान। दूसरी जो बात है, 2 बातें, एक तो यह है कि ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि जो ये खालिस्तान का मसला है, ये इस कदर दोबारा ख़राब हो रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में उनके कौंसलेट को आग लगा दी। ये बड़ी यानी बड़ी तशवीशनाक बात है। और ये रॉयटर्स 28वीं स्लाइड है या 27वीं स्लाइड, NDTV कह रहा है कि इंडियन कौंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को वेंटिलाइज बाय खालिस्तान सपोर्टर्स। अच्छा, खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में आग लगा दी कॉन्सुलेट को, और फिर रॉयटर्स कह रहा है कि अमेरिका उसको कंडेम कर रहा है। और ये तो बड़ी यानी एक अजीब सी बात है कि इतना ज़्यादा इसका मतलब है। और फिर NDTV जो है वो कह रहा है कि जो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कनाडा के सफ़ीर को तलब कर लिया, 30 स्लाइड, कि खालिस्तान सपोर्टर्स की रैली हो रही है वहाँ पे 8 तारीख को कनाडा में। इंडिया टुडे भी यही चीज़ रिपोर्ट कर रहा है। और डिमार्च उन्होंने किया कनाडा को कि, और क्योंकि उनके जो है वो फ्लैग को जलाया। मतलब ये मामला बढ़ रहा है ये, और इसको क्यों नहीं, और ये उस वक्त बढ़ रहा है मामला जब उधर मणिपुर का आज देखें ना, आज वहाँ पे एक सुबह बहुत लंबा सा ट्वीट किया मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने, लंबा सा एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने पूरा बताया, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इसको आप वायलेंस ख़त्म करें और ये करें वो करें। तो ये मामला इधर। लेकिन दूसरी जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि ये जैसे ये रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, अब ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, अब आप ये देखें कि जंग किस लेवल पे हो रही है। यानी अब इसमें कहीं स्पेस पे भी लोग जाकर ढूंढ रहे हैं कि वहाँ से शायद हमें कोई रॉक मिल जाए, इतनी ज़्यादा हमें रिफाइन ना करना पड़े कि हमें ये जो मिनरल्स, ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स हमें किसी तरह मिल जाएं किसी जगह पे। तो वहाँ पर भी एक्सप्लोरेशन हो रही है। यहाँ पर जहाँ पे हो रही है, चाइना ने बहुत पहले 80 की दहाई में उन्होंने काम शुरू कर दिया। उनके पास डेजर्ट्स हैं, उनके पास ये रिफाइनरी, उन्होंने काम शुरू कर दिया, और उसके बाद वियतनाम ने भी शुरू कर दिया। और ये अब देखें कि एक दफ़ा वो जो मैं पहले भी बात कह रहा था कि ये जो टेलीफोन्स हैं पुराने, या जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स हैं, या एक ज़माने में तो ये ज़ाहिर है कि वो पुराने जो हैं वो ये जो मेटल्स हैं ये उसमें से हमेशा काम आती हैं, क्योंकि ये चलती रहती हैं। वो ख़राब भी हो जाएगा लेकिन वो मेटल्स जो हैं वो चलती रहेंगी। एग्जैक्टली, अगर उसमें मैग्नेट्स लगे और ऐसी चीज़ भी लगी। इसकी अब जंग है, ठीक है ना, चिप वॉर आप कह लें इसको, सेमीकंडक्टर वॉर कह लें। वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने इस्तेमाल करना है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि ये इनमें से आपके पास जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स ही ज़रूरी। चाइना ने ब्लॉक कर दिया उस ब्लॉक के ऊपर, वहाँ से हंगामा शुरू हुआ, और हंगामा इतना ज़्यादा हुआ कि वो जो मुख्तलिफ अमेरिकन कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा कि हमारा तो बिलियंस और ट्रिलियंस का लॉस हो गया। तो बराह करम अब ये वहाँ की सेक्रेटरी ख़जाना जा तो रही है चाइना, लेकिन चाइना की तरफ से कोई ख़ास खैर मकदम नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने कहा है कि ये बस आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें कोई ज़्यादा मतलब है कि जो चाइना ने, आप देखें ना, चाइना ने तो मिलने से इनकार कर दिया था, उनके सेक्रेटरी ब्लिंकन को बड़ी मुश्किल से आने दिया था। तो बहरहाल ये ताल्लुकात इन दोनों सुपर पावर्स के अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया उसमें फिर पिसती है। लेकिन आप ये देख लेना कि इसमें ये कितनी इंपॉर्टेंस हो गई है कि अमेरिका को पहले पाबंदियां लगवाई, अब
उन्होंने जवाब में पाबंदी लगा दी। अब वो पाबंदियां उठवाने के लिए जाना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो कंपनीज को लॉस हो रहा है ना, कंपनीज को लॉस हो रहा है। अमेरिका की कंपनीज काम नहीं कर पा रही हैं अगर उनके पास ये आप ये सारी टेक्नोलॉजी चलती नहीं इसके बगैर। जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और मुत्तहिदा हुकूमत की जानिब से बारहा ये बात की जा रही है कि IMF के माहिदे के असरात आने शुरू हो जाएंगे, अवाम के लिए फ़ायदा होगा और मज़ीद जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी अवाम के लिए। क्या वाकई ऐसा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात में कमी होने जा रही है अवाम? देखिए, फौरी तौर पर तो हमें बहुत कुछ करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, सारा कुछ करना है, और हमें एक ख़ास रकम चाहिए जो हमने कर्जे भी वापस करने हैं और मुल्क भी जाना है। जो मैंने पहले बात की थी ना यहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया से लंदन जाते हैं, दुबई आते हैं, और आने से पहले उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उस हवाले से हुकूमत का पहले तो ये है यहाँ पर कि शायद वो मतलब देखें ना, अगर आने वाले दिनों में इनको फीलिंग हो कि अभी इस वक्त जो है वो रुपए की कदर बढ़ रही है, डॉलर की कदर जो है वो कम हो रही है, ठीक है, तो लेकिन ये अगर कंटिन्यू, तो ये 1-2 दिन बाद अगर ऊपर नीचे हो गई दोबारा स्टॉक मार्केट या डॉलर ऊपर, तो ज़ाहिर है कोई कैलकुलेशन तो अच्छा, वो कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हुकूमत के ज़रा है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के 2-3 शख्सियात में जो बात हुई, और तो वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब अगर फ़र्ज़ करें कि वो इतने पैसे चाहिए इतने अरसे में पाकिस्तान को अपना यानी वापस करने 1 साल के अंदर, और ये सारा, तो अगर नवाज शरीफ साहब एक ख़ास अमाउंट की कमिटमेंट्स ले लेते हैं कि वो इस अरसे में वो इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, वो पैसा भी आएगा, वो सब कुछ होगा, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी, ये तो बड़ा यानी मुश्किल टास्क है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जी हमने इस महीने में इतने पैसे देने हैं और इस महीने में इतने और इसमें इतने, कोई एक बड़ी अमाउंट वो कहते हैं कि अच्छा जी इसी दौरान अनाउंस हो जाती है, तो मैंने कहा ये अगर काम हो रहा है तो ये तो देखते हैं कि लेट्स सी कि इसमें क्या ऐलान होता है। लेकिन वो जाहिर है कि इस IMF के का अगर फॉलोअप, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी IMF के प्रोग्राम का अभी तक तो यही हो रहा है ना कि जी डॉलर और रुपया ऊपर नीचे और स्टॉक मार्केट, ये कंटिन्यू रहता है या ये ऊपर नीचे हो गया चंद दिनों के बाद, तो फिर उसके बाद क्या है आपके ज़हन में उस बुरी सूरत हाल में? अभी तो एक फील गुड आ रहा है ना कि आप मतलब शुक्र है खुदा का डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, आपने एंड टाइम के ऊपर एक्सटेंडेड उनके साथ ये एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये बात है जो चल रही है, और जिसमें ये एपेक्स कमेटी का भी इजलास हो और बाकी भी हो रहा है कि बाहर की इन्वेस्टमेंट्स शायद उसमें कोई कमिटमेंट्स आ रही हैं बाहर से। अब वो क्या है वो भी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं होती और ये मार्केट ऊपर नीचे होती है तो ज़ाहिर है उसको फॉलो। तो दोनों चीज़ें इस वक्त मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मईशत सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो साथ ही ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये जो कुछ हो रहा है आसपास हमारे, जैसे SCO की समिट, अब मैं नहीं समझता, लेकिन ज़ाहिर है जब तक वो ना कहें कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो उन्होंने फिर आगे से यहाँ से भी जवाब दिया जवाब शरीफ साहब का कि जी अभी टेररिज्म की बात को हर जगह पे लेके और उसको अब डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, तो एक और इसके अलावा ये फोरम्स बड़े अच्छे ताल्लुकात का। देखिए ना, इसको CNN ने कैसे कवर किया, आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा। CNN ने जो ये जो 21वीं स्लाइड, उन्होंने SCO को कैसे कवर किया है, इंडिया को, पूरे SCO को। 21वीं, Putin reassures pro-Russian world leaders his grip on power, यानी प्रो रशियन ग्रुप, यानी ये जो ग्रुप है शंघाई कॉर्पोरेट, जी इंडिया भी है इसमें, और तस्वीर सबसे ऊपर किसकी लगाई है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और वो कह रही है जो यानी SCO की कवरेज CNN ऐसे कर रहा है कि प्रो रशियन वर्ल्ड लीडर्स की जो है वो, ये क्योंकि पहली दफ़ा है ना ये वैगनर ग्रुप की जो फेल वो थी उसके, तो ये अजीब तरह से उन्होंने किया सारा। तो मतलब मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जब, और वो जो कल वाली बात थी देखें वो अब ज़्यादा डिस्कस होनी शुरू हो गई है कि क्या वाकई इंडिया जो है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज ये 34वीं स्लाइड, इंडिया रिफाइनर स्टार्ट युआन पेमेंट्स फॉर रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, यानी क्या इंडिया जो है अब, ये तो एक बहुत नहीं, ये नहीं एक मिनट होल्ड ऑन, इंडिया जो है, इंडिया के इसको मैं बिल्कुल कोई तरदीद नहीं हुई उनकी तरफ से। सवाल ये है
कि आप जो रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो आप उसके पैसे वो चाइना को दे, नहीं चाइना से फड्डा है या चाइना से दोस्त, क्योंकि ये तो चाइना के पास गया ना पैसा, करेंसी बिल्कुल, मतलब चाइना ने फिर रशिया को दिया। तो ये जो है ये क्या चक्कर है? ये तो मतलब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये क्या एक फड्डा है उधर कहीं लद्दाख में और ऊपर नीचे आगे पीछे, या दोस्ती है या क्या है? ये अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया है, मैं रॉयटर्स को तो नहीं कहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया को, अब टाइम्स ऑफ इंडिया ये इसको जितनी दफ़ा आप पढ़े ना, इसकी ये हेडलाइन ही पढ़ लें अखबार की, इंडिया रिफाइनरी स्टार्ट ऑन पेमेंट, अब यानी इसकी कोई क्लैरिफिकेशन तो होनी चाहिए थी ना। मैं तो कल से इंतजार करता रहा, आज तक आज वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दी कि वो भी वही करेंसी यूज़ कर रहे हैं, वो चाइना की करेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो फिर अमेरिका के साथ हैं, नहीं कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन जो है ना वो अच्छा क्या ये रशिया से डिमांड है डॉक्टर साहब की? नहीं मुझे नहीं पता, नहीं रशिया को देखें, पहले तो ये था कि किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के थ्रू उनको पेमेंट हो रही है, ये रूबल्स में पेमेंट हो रही है। चाइनीज करेंसी कहाँ से आ गई? अब डायरेक्ट उनके साथ पुराना सोवियत यूनियन के साथ इंडिया के ताल्लुकात रहे हैं, तो रूबल्स में पे होता रहा है ना, कि युआन कहाँ से आ गया बीच में? युआन कहाँ से बीच में उनकी चाइना की करेंसी कहाँ से आ गई बीच में? जो मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन सी बात है, और उसकी तरदीद भी नहीं हुई। कल तो रॉयटर्स की खबर थी, हमने कोर्ट की इस प्रोग्राम में, तो यानी इंडिया जो है वो ये क्या चक्कर है? अच्छा बहरहाल तो ठीक है, वो अगर वो कर रहे हैं इस्तेमाल तो इसको फिर बताना तो चाहिए ना। मतलब मेरे लिए शायद ये बड़ी अजीब सी खबर है कि इंडिया चाइना की करेंसी यूज़ कर रहा है रशिया का ऑयल लेने के लिए, जबकि आपके पुराने सोवियत यूनियन से आप हथियार लेते रहे हैं, आप ऑयल ले रहे हैं, तो आप चाइना को पे कर रहे हैं। हैरानकुन बात है ये, हैरानकुन बात है। अच्छा बहरहाल तो ये भी सारा चल रहा है सिलसिला सारा, तो लेकिन फिर इसमें फिर वो खुल के जो है ना, देखिए पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ। ये सबसे अगर कोई अच्छा आप समझे कि कोई वाक़या हुआ है ना पिछले साल 2 साल 3 सालों में, वही हुआ है कि हमारे ब्रादर मुल्कों के आपस में ताल्लुकात ठीक हुए। और दूसरी दुआ ये है कि यूरोप की जंग ख़त्म हो, ठीक है, और ये सारे यानी तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओआईसी ने आज जो इसराइल में जो कुछ हो रहा है उसको कंडेम किया है। चाइना का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और आप देखें रशिया का और चाइना का, या आर्मीनिया अज़रबैजान की दोस्ती हो जाए, ईरान अज़रबैजान की दोस्ती हो जाए, ये मिस्र और तुर्की की हो गई, ये मुल्कों का। अब इस पूरे इशू में आप मुझे बताएं कि आप यहाँ से छोड़ के आपके पड़ोस में एक तरफ म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट उनकी ये जो 370 आर्टिकल लगा था उसकी समाप्त कर रही है 11 जुलाई से। ये जो 2019 में आर्टिकल 370 लगा था, लेकिन पिटिशंस अब जाहिर है कि इसकी समाप्त वगैरह तो शायद अगस्त में शुरू होगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करने जा रही है आर्टिकल 370 के खिलाफ। अच्छा लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने रीजन को छोड़ के, कि आपका एक तरफ पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, ये सारे के नेपाल है, सारे मुल्क आपके, अब सबको छोड़ छाड़ के आप उधर साउथ चाइना सी में मछलियाँ पकड़ रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल यानी आपके ओस पड़ोस में मणिपुर में आग लगी हुई है, उधर इशू है, उधर इशू है, उधर प्रॉब्लम्स है। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के लिए मुजाहरे शुरू हो गए। ये घर का इशू है ना भाई, घर का इशू है, यानी ये हल ही नहीं हो रहा। यानी कभी वो सिख बरादरी खड़ी हो जाती, उनको गालियाँ, कभी वो मुसलमानों से पंगे, कभी वो उधर क्रिश्चियन के साथ मसले। अब वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर, यानी मुझे तो सुन के हम तो सिर्फ यानी हमदर्दी का इज़हार कर सकते हैं। हैरान कौन बात है कि मुझे सिख बरादरी खालिस्तान के लिए उन्होंने पूरा का पूरा यानी किसी आप सुने दुनिया की कोशिश में नहीं, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में उन्होंने जला दिए, और कनाडा के वो कनाडा में रैली निकाल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए कल को मतलब ये इसको ख़त्म करें इस इशू को। ये जो मेथी स्कोर कुकीज़ का चल रहा है, मतलब बजाय इसके कि ये मणिपुर में आप इन इश्यूज को ख़त्म कर दें, शुरू में ख़त्म करें, ताकि वो आगे जाके फिर वो मसाइल ना खड़े हों। और ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज है। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।